हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 13वें पार्ट को देखेंगे, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। तो ऑप्शन ए है छात्रों में उचित दृष्टिकोण का अभाव, ऑप्शन बी है सामुदायिक साधनों का उपयोग शिक्षण कार्यों में न होना, ऑप्शन सी है संसाधनों की पर्याप्तता, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत अनुभवों की कमी। तो आपका इसमें हमें बताना है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की समस्या नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसाधनों की पर्याप्तता। तो संसाधन पर्याप्त मात्रा में है तो यह आपका पर्यावरण शिक्षण की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। हमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ऑप्शन बी है पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है, ऑप्शन सी है उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं, ऑप्शन डी है प्रकरण का वह हिस्सा जिससे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो यह आपका पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को आपका समझने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ऑप्शन ए है विषयगत, ऑप्शन बी है एकीकृत, ऑप्शन सी है समावेशी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह विषयगत है, एकीकृत है, समावेशी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। इसमें हमें इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानना है। ऑप्शन ए है आदर्श रूप से यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, ऑप्शन बी है यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, ऑप्शन सी है यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, ऑप्शन डी है प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने के क्रियाकलापों का ब्यौरा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। इकाई योजना क्या होता है, तो यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये ऑप्शन ए है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन सी है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कराते हैं। तो एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। इसमें हमें बताना है कौन सा केवल दृश्य शिक्षण सामग्री है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है चार्ट, ऑप्शन सी है रेडियो, ऑप्शन डी है टेलीविज़न। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ट। चार्ट क्या है, चार्ट आपका केवल दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एपीडायस्कोप उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, ऑप्शन बी है किसी अपारदर्शी वस्तुओं को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए, ऑप्शन सी है किसी वस्तु की नकल उतारने के लिए, ऑप्शन डी है किसी वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए। तो आपका एपीडायस्कोप उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किसी अपारदर्शी वस्तु को स्क्रीन पर प्रक्षेपित करने के लिए आपका एपीडायस्कोप उपकरण का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का होता है, तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है, तो यह भी आपका सही है। ऑप्शन सी है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षिक उद्देश्य से निकट का संबंध होता है, तो यह भी बात सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? हमारा प्रश्न है कि एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर, ऑप्शन बी है उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन सी है माध्यमिक स्तर, ऑप्शन डी है उच्च माध्यमिक स्तर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर। तो आपका एक विज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण से किस स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर आपका औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अधिविन्यास, ऑप्शन बी है लिखित प्रश्न, ऑप्शन सी है अवलोकन, ऑप्शन डी है जांच सूची। तो आपका रेटिंग स्केल में आपका अवलोकन का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी है सहभागिता, ऑप्शन सी है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन डी है याद करना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद करना। तो निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? तो याद करना आपका पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है बालक के अधिगम, ऑप्शन बी है पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, ऑप्शन सी है बालक की उपलब्धि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों के पर्यावरण अध्ययन के सिद्धांतों की जानकारी का परीक्षण, ऑप्शन बी है छात्रों के पर्यावरण अध्ययन के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण, ऑप्शन सी है छात्रों की विज्ञान में रुचि का परीक्षण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि आपका छात्रों के पर्यावरण अध्ययन के व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। ऑप्शन ए है रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी है ग्रेडिंग व्यवस्था, ऑप्शन सी है निबंधात्मक परीक्षा, ऑप्शन डी है रूपात्मक आकलन। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेटिंग स्केल। तो रेटिंग स्केल आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। ऑप्शन ए है समूहों में द्वंद्व, ऑप्शन बी है गहन प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, ऑप्शन डी है उच्च नैतिक विकास। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन कैसे करते हैं? तो उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है?
निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए है समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन बी है अवधारणा मानचित्र, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है न्याय के प्रति सरोकार। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अवधारणा मानचित्र। तो निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो अवधारणा मानचित्र आपका ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। अगला प्रश्न है ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए है सीखने के लिए, ऑप्शन बी है सीखने के रूप में सीखने पर, ऑप्शन सी है अनौपचारिक सीखने पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए सीखने के लिए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। प्रयोगशाला विधि में किसका महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए है प्रयास एवं त्रुटि को, ऑप्शन बी है करके सीखने के सिद्धांत को, ऑप्शन सी है अनुभव को, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करके सीखने को। तब प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है खुद से करके सीखने के सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना, ऑप्शन बी है शिक्षण में कमियों की पहचान, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ईवीएस की शिक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? ईवीएस की शिक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम करना चाहिए? ऑप्शन ए है कथा, ऑप्शन बी है चित्र पठन, ऑप्शन सी है स्वतंत्र वाद विवाद, ऑप्शन डी है विवरण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विवरण। तो ईवीएस की कक्षा में आपका विवरण को कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? ऑप्शन ए है प्रदत्त कार्य, ऑप्शन बी है क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट कार्य, ऑप्शन डी है प्रयोगात्मक कार्य। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोजेक्ट कार्य। तो आपका ईवीएस में एक शिक्षक प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। ऑप्शन ए है श्यामपट्ट का उपयोग, ऑप्शन बी है चित्र पढ़ना, ऑप्शन सी है फील्ड भ्रमण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है? ईवीएस कक्षा की गतिविधियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचान, ऑप्शन सी है शिक्षण में कमियों की पहचान, ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन आपका डैश को शामिल नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। पीछे भी हमने एक प्रश्न में देखा था आपका रचनात्मक आकलन के बारे में, तो यह आपका ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन ए है ग्राफिक कौशल, ऑप्शन बी है दिशात्मक कौशल, ऑप्शन सी है चित्रण कौशल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रण कौशल। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है? चित्रण कौशल है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित है? पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए है
निर्देशित खोज, ऑप्शन बी है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी है समस्या समाधान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का कौन कौन सा विधियाँ प्रचलित है? तो आपका निर्देशित खोज प्रचलित है, सहयोगात्मक अधिगम भी प्रचलित है, समस्या समाधान भी प्रचलित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस तरह हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज अर्थात पर्यावरण अध्ययन के 13वें पार्ट को कंप्लीट किया है। इसका एक वीडियो और बनेगा क्योंकि कुछ प्रश्न रह गए हैं, तो एक पार्ट इसका और आएगा। इसके बाद हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।